एक तरफ लोकसभा चुनाव तो दूसरी ओर ईडी की छापेमारी और करोड़ रुपए की बरामदगी। दोनों विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे जी मौजूद हैं। एक तरफ लोकसभा का चुनाव चल रहा है, दोनों भाजपा और आप महागठबंधन भी दोनों कोई अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं चुनावी बाजी जीतने के लिए, और दूसरी तरफ ईडी की छापेमारी होती है और आपके गठबंधन के नेता के घर में रुपए की बरामदगी होती है। विषय के लेकर बहुत चर्चा है, क्या कहें? देखिए, हम यही चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन का अंतर हम लोग को समझना होगा। जो पैसा बरामद हुआ है वो ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ से आया, संजीव लाल जी के यहाँ से। संजीव लाल जो है आप सचिव हैं और जेपीएससी के प्रथम बैच के अधिकारी हैं, लंबे समय से नौकरी पेशा में रहे हैं, और ये 25 करोड़ रुपया जो बरामद हो रहा है, जो अभी काउंटिंग चल रही है, वो कोई एक दिन का पैसा नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर शासन किया है तो भाजपा आंसू किया है। अगर उनके शासनकाल में हाथी उड़ाए गए, कंबल घोटाला हुआ, टॉफी घोटाला हुआ, आज रघुवर दास जी को राज्यपाल बना दिया गया क्योंकि सारा घोटाला का सुई जो है घूम फिर के रघुवर दास जी के पास जा रहा था। तो चूंकि जानते हैं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है जहाँ जो है उनको जांच से छूट मिलती है, तो आज जो ये पैसा का बरामदी हुई, ये पैसा एक ब्यूरोक्रेट्स के नौकर के घर से बरामद हुआ है। इसमें सरकार को बदनाम करने का, मंत्री को बदनाम करने का एक साजिश है। फिर भी ये तो जांच का विषय है, लेकिन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, गुजरात में तो छापा नहीं पड़ रहा है, मध्य प्रदेश में छापा नहीं पड़ रहा है, हम ये बता रहे हैं कि कहीं भी अगर वैसे भ्रष्ट अफसर के घर पे छापा पड़ेगा, मुझे लगता है, तो उनके घर से नोटों की बंडल जो है बरामद होंगे। और ऐसे लोग, हम झारखंड में तो ईडी को भी धन्यवाद दे देंगे कि कम से कम यहाँ छापा मार रहे हैं, तो जो जनता की गाड़ी कमाई को लूटते हैं उनके अंदर डर बैठेगा। लेकिन ये इसके माध्यम से जो सरकार पे उंगली उठाया जा रहा है, सरकार को छवि को धूमिल किया जा रहा है, ये मुझे लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। गुजरात में मारे ना छापा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो इसका सबसे बड़ा करप्शन का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष रूप से उसको हम कह सकते हैं करप्शन है। आप कोविशील्ड कंपनी से 100 करोड़ रुपए चंदा ले लिए, बीप कंपनी से 250 करोड़ रुपए चंदा ले लिए, गेमिंग कंपनी से पैसा लिया गया, कई कंपनी घाटा में गई है, वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो है भाजपा को 16,000 करोड़ रुपए चंदा दी है। तो ये तो अलग लेवल का करप्शन है। और रघुवर दास जी के समय में ये बड़ा पॉपुलर हुआ था कि कोई भी काम को ओवर एस्टिमेटिंग किया जा रहा है, 10%, 25% तक ओवर एस्टिमेटिंग करके, मतलब कह सकते हैं कि डायरेक्ट चोरी ना करके ठेकेदार को लाभ पहुंचाना या एजेंसी को लाभ पहुंचाना, फिर उनसे जो है सो अपना कट लेना, अपना घूस लेना। तो ये करप्शन का निशानी है। अगर ऐसे अफसर के घर से पैसा निकलता है, उनके नौकर के यहाँ से निकलता है, तो सवाल ऐसे अफसर से होना चाहिए। और इसमें अगर सरकार को बदनामी किया जाता है और मंत्री की बात होती है, तो मुझे लगता है पूरी तरह से पॉलिटिकल एजेंडा है, सरकार को बदनाम करने का साजिश है। मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि ये ईडी गुजरात जाए ना, मध्य प्रदेश जाए, जहां पे 23 साल भाजपा की शासन रही है, और रांची में मैक्सिमम फ्लैट है, मैक्सिमम बड़े बिल्डिंग है जो अधिकारी के द्वारा परचेज किए, उनके घर पे छापा मार के देखे, मुझे लगता है हर जगह से करप्शन प्राप्त होगा। और 2014 से 19 में उस समय मुख्य सचिव थी, नाम नहीं लेने का, तथा कथित बहुत करीबी, उनके द्वारा तो टारगेट दिया जाता था कि आप बीडीओ हैं, आप सीओ हैं, आप डीसी हैं, तो आपको 24 जिला से इतना पैसा आपको कलेक्ट करके हमको देना है। और वो मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास जाता था और मुख्यमंत्री दिल्ली तक भेजते थे। तो इस प्रक्रिया का जांच कौन करेगा? तो कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो फिर काहे का डर। डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन जो है सो भारतीय जनता पार्टी के उस समय रघुवर दास के तत्कालीन कार्यकाल में सुरक्षा भी प्रदान किए थे। और आज ये संजीव लाल जी के जिस घर से, जिनके नौकर के यहाँ के घर से पैसा बरामद हुआ है, संजीव लाल जी जो है सो रघुवर दास के समय मंत्री थे, सीपी सिंह जी, उनके भी आप सचिव थे। और अर्जुन मुंडा के सरकार में बिमला प्रधान जी मंत्री थी, उनके भी आप सचिव संजीव लाल जी रहे हुए हैं। तो आखिर ये 25 करोड़ रुपए कब से वो जमा करके रखे हुए थे, अपने नौकर के फ्लैट में रखे हैं, जहां भी रखे हैं, ये सवाल उनसे होनी चाहिए। सही बात है, कोई एक दिन में पैसा जमा नहीं हो जाता है। अगर जहाँ तक कि किसी के एवज में लेने की बात हुई, तो एक दिन में 25 करोड़ रुपया जमा नहीं हो सकता है, जो बात चल रही है। और सही बात है कि एक तरफ जहाँ भाजपा चुटकी ले भी रही होगी इसकी बरामदगी को लेकर, आप भली भांति वाकिफ है, और दूसरी ओर यह भी कहना निश्चित रूप से वाजिब और सत्य है कि आखिर गैर भाजपा जो जहाँ पर भाजपा सरकार है, केवल वहीं पर क्यों?
देखिए, एक तरफ तो हम यूट्यूब चैनल और छोटे मीडिया चैनल को भी धन्यवाद देंगे। अगर आज देश में सोशल मीडिया नहीं होती, यूट्यूब चैनल और छोटे मीडिया चैनल नहीं होते, तो जो कुछ सच हम लोग कह पा रहे हैं शायद ये भी नहीं कह पाते। आज इतना बड़ा कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल सामने आया, पूर्व प्रधानमंत्री के पोते के द्वारा हजारों वीडियो बनाई गई और सांसद जो है सो हंस रहे थे, लड़कियां रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनका वीडियो है। आज वैसे लोग जिनका प्रधानमंत्री जाके और मंच पे प्रचार करते हैं, आज देश छोड़ के भाग गए। हम मेहुल चौकसी का, विजय माल्या का और नीरव मोदी का तो चर्चा नहीं करेंगे, जो पहले ही पैसा घोटाला करके भारत से भाग चुके हैं। तो ऐसे लोग को भगाने में कौन मदद किया? ऐसे लोग का जो मंच से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन तथाकथित जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, वो इस पर मौन है। उस तथाकथित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं, इस पर मौनी बाबा बने हुए हैं और इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। ये कोई कहने के लिए तैयार नहीं कि आज वो देश छोड़ के भाग कैसे गए। इतने बड़े बड़े घोटालेबाज भागे और सेक्स स्कैंडल के आरोपी भी भाग गए, इस पर सवाल करने वाला कोई नहीं है। तो पूरी तरह से एक पूरे देश के सिस्टम को हाईजेक किया गया है और ये हाईजेक का ही देन है कि सूरत में कांग्रेस का प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द कराना, बसपा के प्रत्याशी का नॉमिनेशन वापस लेना, बाकी निर्दलीय का नॉमिनेशन वापस लेना। वहां की जनता का एक बार जाके अगर कोई सर्वे करे कि आपको कैसा लग रहा होगा, बिना वोट दिए आप पर सांसद थोप दिया गया कि नहीं यही विजेता होंगे, उनको वोट देने का अधिकार से वंचित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में भी 1-2 सीट पर ऐसा चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। और जिस 73 साल की लड़ाई के बाद देश आज़ाद हुआ था और धीरे धीरे इसका डेमोक्रेसी 70-75 साल में मजबूत हुआ, आज कहीं ना कहीं वापस हम लोग जो है तानाशाही की ओर और अंग्रेजी सत्ता की ओर जो है हमारा देश को ढकेला जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दरमियान के बीच में यह हुआ है, तो निश्चित रूप से इसको भंजाने की कोशिश करेगी भाजपा कल से। तो आप भी चुनाव में है, तो कैसे इसको टैकल करें? देखिए, भजाने की कोशिश नहीं कर रही है, एक्चुअली उनके पास जो साधन है उसके माध्यम से भजा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि इन चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रसारित किया जा रहा है, इस पर इतना सारा डिबेट का आयोजन कराया जा रहा है। आज प्रमुख मीडिया चैनल आप खोलिएगा तो सिर्फ यही मुद्दा चल रहा है। वही तो जो मुद्दे हैं उनको गौन कर दिए जा रहे हैं, रोजगार के मुद्दे गौन कर दिए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार और जगह है उस मुद्दे को गौन किया जा रहा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से घोटाला हुआ उसको गौन कर दिया गया है, किस तरह से लोकतंत्र पे कुठार घाट हो रहा है उसको गौन कर दिया जा रहा है, विपक्षी पार्टियों को नेस्तानाबूद करने का हर प्रयास किया जा रहा है, इसको इन सारी मुद्दों को गौन कर दिया जा रहा है। और सिर्फ एक ही मुद्दा चल रहा है, मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र, मुसलमान, चीन पाकिस्तान, गाय गोबर, इसमें हम लोग को अटका कर रखा गया है। क्या 5 साल के लिए जनता अगर सांसद चुनेगी और सांसद किसी भी गरीब के घर में नहीं जाएंगे, क्षेत्र में नहीं जाएंगे और वो प्रधानमंत्री के नाम पर वोट ले लेते हैं, तो यहाँ की जनता को समझना चाहिए कि जब उनको समाधान चाहिए होगा किसी समस्या का तो वो प्रधानमंत्री तक जा पाएंगे कि उनको लोकल सांसद का जरूरत पड़ेगा। तो जो लोग बोलते हैं कि नहीं आप उनको प्रधानमंत्री को दे के वोट दीजिए, मुझे लगता है कि जनता को अब इस चीज़ को निर्णय लेना होगा कि उन्हें करना क्या है। प्रधानमंत्री इसे इतर सवाल सब दोनों हो गया। प्रधानमंत्री पलामू में आए हुए थे, निश्चित रूप से संबोधन को आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री की जुबान से यह बात निकलना कि अगर कांग्रेस आरजेडी जेएमएम गठबंधन की सरकार अगर आती है तो हिंदुओं के संपत्तियों को लूट करके, छीन करके और मुसलमानों को दे दी जाएगी, यह लाइन बोलना कितना उचित है एक पीएम के लिए? देखिए, इसको हम ओछा वक्तव्य बोलेंगे। इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो एक जिम्मेदार देश के पद पर बैठे हुए, उन तरह से उनके मुंह से छोटी बातें, ओछी बातें शोभा नहीं देती है। लेकिन अगर जब उनको लगे कि नहीं हम 10 साल के कार्यकाल में हम शून्य हो गए, हमारी कोई उपलब्धि नहीं है, हम नाकाम हो रहे हैं, जनता जो है निराश बैठी है, वोट देने नहीं जा रही है, वोट का प्रतिशत गिर रहा है, तो पुनः वो जो है ध्रुवीकरण के मुद्दे पर लौट गए हैं। वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लौट गए हैं। जिस गांव में, जिस पंचायत में हिंदू मुसलमान या कोई जाति के लोग, सभी जाति के लोग मिलजुल के रह रहे हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। इतना बड़ा देश है, वहाँ पे सिर्फ एक काल्पनिक आभासिक डर बनाना और उस डर के आधार पर चुनाव में वोट ले लेना, चुनाव जीत जाना, ये देश के लोकतंत्र के लिए कह सकते हैं कि मुद्दों का हनन है। ये मुद्दों को छोड़कर और सारी चीज़ों पे बात हो रहा है। तो ये मुझे नहीं लगता है आने वाले समय में ऐसा होगा कि जनता ही फैक्ट पर बात करना शुरू कर देगी और ये सारे मुद्दे को आज भी जनता पसंद नहीं कर रही है। जो जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो पसंद नहीं कर रहे हैं और जो बस हेडलाइन और 2 लाइनर पर विश्वास करते हैं उनको शायद ये चीज़ें अच्छी लगती होगी, लेकिन देश का कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। मंडल का अछूता रहना, मंडल का विषय, सिंचाई का विषय, पेयजल का विषय, रोजगार का विषय, पलायन का मुद्दा, इस सबको गौन करके मात्र
क्षणिक विषय में उलझा देना कहाँ तक उचित है चुनाव जीतने के आज एक भानु जी का, हमारे यहाँ क्षेत्र के विधायक हैं बनारपुर से, आज भानु जी का एक छोटा सा पढ़ने के लिए मिला, हमको वीडियो देखने के लिए मिले। वो बोल रहे हैं कि पलायन की समस्या कोई आज नई नहीं है, बहुत पहले से पलायन होता था और अब तो बहुत अच्छा हो गया कि लोग पलायन करके दूसरे जगह जा रहे हैं, गुजरात और पंजाब जा रहे हैं। तो पहले सरिया सेक्टरिंग में उनको 10,000 5,000 मिलता था, आज उनको 25-40 हज़ार मिल रहा है। हम माननीय विधायक को आपके चैनल से आग्रह करना चाहेंगे कि आप भी अपना राजनीतिक सामाजिक जीवन छोड़िए और आपको लगता है कि गुजरात और पंजाब जाके 25,000 और 40,000 सरिया सेक्टरिंग में मिल रहा है तो उनको भी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाई थी नौजवान संघर्ष मोर्चा। आज नौजवान को बीच में संघर्ष करता छोड़कर और अपने आप को बचाने के लिए सबसे बड़ा कह सकते हैं कि मोदी जी के मंच पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बैठा हुआ था और वो भ्रष्टाचार पर ज्ञान दे रहे हैं। तो यही हास्यास्पद है, यही हास्यास्पद है कि आपके मंच पर 130 करोड़ का दवा घोटाला का आरोपी बैठा हुआ है, जो भाजपा में जाने से वॉशिंग मशीन में जाके सफेद हो गया, धुल गया, वो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको बाकी सारी चीजें दिख रही हैं, दूसरे दलों का भ्रष्टाचार दिख रहा है। आज अजीत पवार जी इनके यहाँ शामिल हुए, उनको क्लीन चिट दे दिया गया। हेमंत बिस्वा का चर्चा करेंगे, ऐसा तो देश में सब नाम अब फैल रहा है कि हाँ कौन कितना घोटाला किया और भाजपा कैसे उनको प्रोटेक्शन देकर रखी है। तो कुल मिला के पूरी तरह से जो है मुद्दों को गौन करके, और आज पलामू के लिए मंडल डैम पर कहाँ चर्चा हुआ? हम तो बोले मंडल डैम छोड़ के मंदिर मस्जिद मुसलमान पे चर्चा हो गया, लेकिन मंडल डैम का चर्चा नहीं किए। और अमित शाह जी कहते हैं उड़ीसा में कि ओबीसी का आरक्षण जो है सो कांग्रेस रोक के रखी है। हमारे यहाँ 27% ओबीसी का आरक्षण पारित किया गया, उसको केंद्र के पास भेजा गया, लेकिन राज्यपाल फाइल लौटा दिए, केंद्र सरकार उसको अनुमोदित नहीं कर रही है। स्थानीय नीति 1932 का मामला में गोड्डा के सांसद जो है वहाँ के एक आदिवासी को गाली गलौज कर दिए, उसने लिखित शिकायत की है। अब वो बोलते हैं कि मैं प्राउड से बोल रहा हूँ, मैं बिहारी हूँ। तो आप बिहार से हैं, उससे हमें दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि झारखंड में दूसरे राज्य के आके रहने वालों से हमें कोई परेशानी है, लेकिन जो हक अधिकार यहाँ की युवाओं को मिलना चाहिए, उनको प्राथमिकता तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में भी नहीं मिलना चाहिए। हमारे लोग तीसरा और चौथा, तृतीय और चतुर्थ वर्ग का नौकरी पाने लायक नहीं है, वो बाहर जाएंगे पलायन करने और बाकी लोग आके यहाँ पे हक अधिकार लूटेंगे। चूंकि हमारा भौगोलिक क्षेत्र यहाँ का आदिवासी और मूलवासी गरीब वर्ग के लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, उनके लिए अगर प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा तो हमको लगता है बाबा साहेब का जो सोच था, जो कल्पना थी, कहीं ना कहीं उसको नुकसान होगा। एक अंतिम सवाल धीरज जी, जब पीएम आए हुए थे पलामू तो भानु जी भी वहाँ पहुँचे हुए थे, एक पत्रकार बंधु उनसे बात कर रहे थे, तो किसी सवाल के जवाब में कहा कि जब पत्रकार बंधु उनसे पूछे कि मंत्री यानी मिथिलेश ठाकुर, गिरिनाथ सिंह और छोटे राजा अब क्या करेंगे, तो सीधे रूप में भानु जी ने कह दिया कि अब वो घास छिलेंगे। अच्छी बात है, घास छिलना बुरी बात नहीं है। अगर कहीं घास जम जाता है और वहाँ से अगर पंचायत के लोगों को, जनता को परेशानी होगी, सड़क के किनारे घास जम जाए, मैदान में घास जम जाए, जहाँ से अगर लगेगा कि नहीं ये गैर जरूरी घास है, तो उसको हम लोग को छिलने में भी कोई परेशानी नहीं है। और गढ़वा का तो घास कैसे छील के गढ़वा को विकास किया गया, विकसित किया गया, ये तो अब बनारपुर के उनके कार्यकर्ता ही पूछ रहे हैं कि आपको ये सब विकास करने तीसरा बार के विधायक बनने पर भी नहीं आया। और देखिए वहाँ मिथिलेश ठाकुर जी को कि पहली बार विधायक बने और पूरे गढ़वा की दिशा और दशा को बदल दिए। तो आरोप लगा देना अलग बात है, लेकिन उसका अनुसरण करके और अपने क्षेत्र को विकसित बना लेना, ये उनको सीखना चाहिए था। लेकिन बड़ा कह सकते हैं बड़ी मुंह है और करनी जो है छोटी है। सही बात है। केंद्रीय प्रवक्ता जेएमएम के धीरज जी हमारे साथ थे। हर बार आप नेशनल मीडिया जो है, रीजनल मीडिया है, उसके डिबेट में भी प्रमुख रूप से शामिल होते हैं धीरज दुबे जी, और जब यह जवाब देते हैं किसी सवाल का तो निश्चित रूप से जो सामने होता है मौजूद विरोधी पक्ष के नेता, उनको चुभ जाता है सीधे रूप में। पिछली बार भी हमने इनसे बात किया था, वह बात भी निश्चित रूप से चुभागा। हमने कहा था कि फूल वाली पार्टी को सूल के माती यानी कांटों के भांति चुभेगा धीरज दुबे का तंज। तो आज भी ठीक वही बात है हो गई। तो संजीव लाल के सहायक के घर में जो बरामदगी हुई है आज रुपए की ईडी की छापेमारी के बाद, तो धीरज दुबे का जी का साफ कहना है कि आज की बात नहीं है। संजीव लाल जब भाजपानित सरकार थी अपने यहाँ झारखंड में, उस वक्त भी दो मंत्री के यहाँ आप सचिव रहा थे मौजूद उस समय संजीव लाल। तो क्या उस समय का रुपया नहीं हो सकता है?
क्यों इसी समय का रुपया हो सकता है, जांच का विषय है। लेकिन सही मायने में जांच अगर हो तो कलई निश्चित रूप से उस वक्त की भी खुलेगी, उस वक्त की भी बात आएगी। और दूसरी ओर हमने जो एक सवाल किया कि प्रधानमंत्री जब आए थे पलामू तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान की बात की थी, तो धीरज जी ने साफ तौर पर कहा कि जो आवाम के मुद्दे हैं, मुद्दों को जीवित रख करके और केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के मामले में उलझा करके और वोट लेने की जो राजनीति है, इससे परहेज करनी चाहिए। सही मुद्दे, सही विषय, सही विषयों पर काम होनी चाहिए, ताकि सही मायने में पलामू जिस रूप में पिछड़ा है उस पिछड़ेपन का कलंक धुले और पलामू अग्रणी लोकसभा क्षेत्र के रूप में सामने उभर के आवे, कोशिश इसकी होनी चाहिए। कैमरामैन आकाश के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सीटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।